ऑलराइट, तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है और उसको इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन आप इसमें नए हो तो आपको वो कुछ फॉरेन लैंग्वेज की तरह लग सकता है। टेंशन मत लीजिए, मैं लेके आया हूँ एक अल्टीमेट गाइड टू इन्वेस्टिंग इन 2026। ये वीडियो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें हम देखेंगे कि वाई इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट, स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कब, कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसके साथ साथ मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूँ। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और आई एम श्योर कि आप ये वीडियो के एंड तक 2026 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाओगे। अभी सबसे पहले देखते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। उसके मेनली 2 रीज़न हैं। रीज़न नंबर 1 है कि आप जो पार्ले जे बिस्किट 1994 में 4 रुपए में खरीदते थे, वो 100 ग्राम्स का पैकेट था। 2008 आते आते वो 92.5 ग्राम्स का हो गया। अभी 2009 में उन्होंने और भी वेट कम किया 88 ग्राम्स पे। 2021 तक वो 4 रुपए का पैकेट 5 रुपए का बन गया और उसका वेट हो गया 55 ग्राम्स। मतलब आप समझ रहे हो कि जो सेम वैल्यू आप दे रहे हो, लेकिन आपको सामने से जो प्रोडक्ट मिल रही है, जो भी चीज़ मिल रही है, वो कम मिल रही है। उसका मतलब कि रुपए का डीवैल्यूएशन हो रहा है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो रीजन नंबर 1 इज इन्फ्लेशन। मतलब कि अगर आपका पैसा कोई बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहा है, या तो फिर सेविंग्स अकाउंट या तो फिर करंट अकाउंट में है, तो उसका डीवैल्यूएशन होता रहता है जैसे ही टाइम जाता है। इंडियन गवर्नमेंट 5 to 6% इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है, क्योंकि हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसको भी अच्छे तरीके से, हेल्दी तरीके से ग्रो करना है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट का मेन मोटो है कि हमें हमारा जो पैसा है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बचाना है। अब आते हैं रीजन नंबर 2 पे। आपने ये फ्रेज जरूर से सुना होगा, इट टेक्स मनी टू मेक मोर मनी। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के एग्जाम्पल से। ऐसा मान लो कि अभी आपके पास 10,000 रुपीज़ है, आपने उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया है जो आपको 10% एनुअली रिटर्न दे रहे हैं। मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास हो जाएंगे 11,000 रुपए। मतलब कि 1,000 रुपए उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गए। इतना लाइफ चेंजिंग तो नहीं है, बट डेफिनेटली वैल्यूएबल है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर से। जो आपके पास 11,000 है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना तो जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ 10,000 है। मतलब कि नेक्स्ट ईयर आपके पास हो जाएंगे 12,100 रुपए। मतलब जो आपने इन्वेस्ट किया था प्लस जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया, उसके ऊपर भी आपको अभी इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आप 20 साल तक 10,000 रुपीज को इन्वेस्टेड रखते हो और एज्यूम करते हो कि 10% रिटर्न मिल रहा है, तो 20 साल के बाद वो 10,000 रुपीज बन जाएंगे 67,275 रुपीज। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। पैसा ही पैसा को बनाता है। अभी सोचो कि आपके पास 10,000 नहीं बट 1 करोड़ इन्वेस्टेड है, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो तो बहुत फिनोमिनल रहेगा। इसका मतलब है कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टेड है उतना ज्यादा आपके पास लेवरेज है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी तक हमने ये तो जान लिया कि इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बट अभी ये देखते हैं कि स्टॉक्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बेसिकली 3 रीजंस है। स्टॉक्स बेसिकली पब्लिक कंपनी का ऑनरशिप शेयर है। हमारे पास काफी सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड या फिर सिल्वर जैसे कमोडिटीज में इन्वेस्ट करते हो। आजकल तो सारे और भी ऑप्शंस खुल गए, जैसे कि आप पोकेमॉन कार्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये सब में स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि उनके कुछ ना कुछ फायदे हैं। जैसे कि ये सब के कंपैरिजन में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल है। तो रीजन नंबर 1 इज बिकॉज वी कैन हैव 500 रुपीज या तो फिर 1,000 रुपीज भी आपके पास है, तो आप बहुत इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा रीजन है कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है लॉन्ग टर्म में। जैसे कि हमने देखा है कि निफ्टी 50 जो एक इंडेक्स है इंडिया का, उसका जो लॉन्ग टर्म का रिटर्न है वो 10 से 12% के बीच में है। इसलिए हम सेफली बोल सकते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसका लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न है वो काफी प्रेडिक्टेबल है। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है वो है स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी। आप अगर कुछ 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हो कोई रियल एस्टेट में, तो उसको 1 महीने में या तो फिर 1 हफ्ते में बेचना बहुत इम्पॉसिबल है।
आपको उसको फिर से लिस्ट करना पड़ेगा, कोई ब्रोकर को ढूंढना पड़ेगा, कोई बायर को भी ढूंढना पड़ेगा, और ये सब होने के बाद भी बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं। इसके कंपैरिजन में आप स्टॉक मार्केट में बहुत इजीली बाई एंड सेल कर सकते हो। अगर रिलायंस का एक शेयर आज मॉर्निंग में आपने लिया तो उसको आप बहुत इजीली शाम को भी बेच सकते हो। जो ग्राफ आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो निफ्टी 50 का है। उसमें आप देख सकते हैं कि ओवर द लॉन्ग टर्म आपको 10 से 12% का रिटर्न मिला है, और इसमें काफ़ी सारे डिप्स आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत स्टेगनेंसी भी आती है, और मार्केट यहाँ वहाँ भी होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं जो कि 11 से 12% के पास रहते हैं। अब हमें पता चल गया है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक्स में, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट के भी मल्टीपल डिफरेंट कैटेगरीज रहते हैं। उसमें से उसको ब्रॉडली अगर क्लासीफाई किया जाए तो 2 टाइप के अकाउंट होते हैं। एक होता है रिटायरमेंट अकाउंट, दूसरा होता है नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट। अगर हम रिटायरमेंट अकाउंट की बात करें तो एनपीएस एक रिटायरमेंट अकाउंट है, मतलब कि नेशनल पेंशन सिस्टम। उसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो वो टोटली टैक्स फ्री है। आप जब रिटायर होंगे तब वो सारा पैसा आपको एक साथ मिलेगा। टैक्स बर्डन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को इतने लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए एक अलग से नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ब्रोकरेज अकाउंट में भी आपको 2 टाइप के अकाउंट मिलेंगे, एक रहेगा डीमेट अकाउंट, दूसरा रहेगा ब्रोकरेज अकाउंट। जो डीमेट अकाउंट रहता है उसमें आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है वो सेव होते हैं, और जो ब्रोकरेज अकाउंट है वहां से आप उसमें ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आज ये ब्रोकरेज अकाउंट आप ऑनलाइन भी ओपन करवा सकते हो, जैसे कि ज़ेरोधा, ग्रो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर ये नॉर्मल ब्रोकरेज अकाउंट में आपने कोई भी शेयर लिया और उसको जब आप सेल कर रहे हो और आपको कुछ प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट भी कर सकते हो और कभी भी एग्जिट भी ले सकते हो। क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, तो ये पूरी प्रोसेस एक ब्रोकरेज के थ्रू करना मैंडेटरी है। पहले के ज़माने में ये सब ऑफलाइन होता था, जैसे हमने वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट में देखा है। एक ब्रोकर होता है, वो फ़ोन पे हमारे सारे ऑर्डर्स लेता है, और अभी वो ऑनलाइन भी पॉसिबल है, जैसे कि ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सारे अच्छे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है जिसमें आप ऑनलाइन भी स्टॉक्स सेल और बाय कर सकते हो। और आपके लिए अगर ये सारे प्रोसेस बहुत नए हैं तो टेंशन मत लीजिए, ये वीडियो के एंड में आपको मैं एक लाइव डेमो भी दिखाने वाला हूँ। अब तक हमने ये समझ लिया कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मैं इन्वेस्टमेंट किस में करूं। तो इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक तो है इंडिविजुअल स्टॉक्स, दूसरा है कुछ म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड या तो फिर कोई ईटीएफ। हम समझते हैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिया में आप रिलायंस, टीसीएस, जोमेटो, अदानी, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स को पिक करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपका जो नॉलेज लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स को पिक करना है और कब उसमें से एग्जिट करना है। ये ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा रिस्की है, प्लस आपके साइड से थोड़ा और ज़्यादा रिसर्च भी डिमांड करता है। तो डेफिनेटली अगर आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करना आता है और आपको पता है कि कौन से स्टॉक्स पिक करना है, तो इससे जो ज़्यादा रिस्क है उसके अगेंस्ट में आपको रिवॉर्ड भी, मतलब कि रिटर्न्स भी थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो लाइक मी, देन आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोई भी म्यूचुअल फंड, ईटीएफ या तो फिर इंडेक्स फंड। अभी म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड को बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। म्यूचुअल फंड में एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है जो स्टॉक्स को पिक करता है, काफ़ी सारी रिसर्च भी करता है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट जो होता है उसमें सारे इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर अपना टाइम और एनर्जी इसमें स्पेंड कर रहा है, तो उसकी खुद की भी उसमें कुछ फीस रहती है। इसलिए आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है उसमें से थोड़ा बहुत कट ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का भी रहता है। जहाँ पे इंडेक्स फंड में कोई मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें एक कोई इंडेक्स को पिक किया जाता है, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स या तो फिर निफ्टी 250, और उसको ट्रैक किया जाता है। मतलब कि निफ्टी 50 के केस में जितनी भी कंपनीज है और उनका जितना भी वेटेज है, वही वेटेज और वही कंपनीज इंडेक्स फंड में भी रहेगी।
मतलब कि आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपका जो रिटर्न होगा वो भी निफ्टी 50 के अकॉर्डिंगली ही रहेगा। ये सब के साथ साथ एक चीज जानना ये भी जरूरी है कि अगर आप इस फील्ड में नए हो तो इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। जैसे कि 2018 में अगर आपने यस बैंक का शेयर 350 रुपीज में लिया होता तो आज भी उसका जो लॉस है वो आप रिकवर नहीं कर पाते। अगर उसी के कंपैरिजन में इतना ही पैसा अगर आप निफ्टी 50 में डालते तो आज उसका वैल्यू 3x हो जाता। तो ऐसे केस में आपको कोई इंडिविजुअल कंपनी पे बैट नहीं करना है। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप 2500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 में, अगर वो इन्वेस्टमेंट आप 35 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हो तो उसका मतलब है कि आपको 35 ईयर्स के बाद 1 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर होगा। अभी ये सब सुनने के बाद आपको दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जेनिल मैं इन्वेस्ट कब करूं? इसका आंसर बहुत सिंपल है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर दो। बिगिनर्स बहुत रिसर्च करते हैं क्योंकि उनके पास नया नया पैसा आया है, उनके लिए वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जाके रिसर्च करेंगे, मनी कंट्रोल पे देखेंगे कि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, पी रेशियोज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि निफ्टी 50 पूरे साल के ट्रेडिंग डेज के 7 to 9% स्पेंड करता है ऑल टाइम हाइज पे। तो आपको ये बहुत शॉकिंग लगेगा। यस, निफ्टी 50 साल के 20 से 21 दिन ऑल टाइम हाई पे बिताता है। अगर आप गूगल करते हो कि इंडियन मार्केट ओवर प्राइस इन 2017 तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो मेंशन करते हैं कि इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो ओवर प्राइस है बाई 30 to 50%। लेकिन उस टाइम पे जो निफ्टी 50 था वो ट्रेड कर रहा था कहीं 8200 के आसपास। आज वो 25 से 26,000 के बीच में है, मतलब कि 4x उसका वैल्यू हो गया है। अगर आपने उस टाइम पे ये सब सुन के इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आप जो बिग रैली है उसको मिस आउट कर जाते और आपके जो गेन्स है वो भी कम हो जाते। हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, इसलिए बोला जाता है कि मार्केट को टाइम करना इम्पॉसिबल है। सबसे बेस्ट है कीप बाइंग एंड स्टे इन्वेस्टेड। अभी आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो है लमसम और दूसरा है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये टर्म यूएस से आया है लेकिन मैं आपको इसका भी मीनिंग अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, लमसम में आपके पास जितना भी पैसा है, लेट्स से 12,000 रुपए है, वो एक ही साथ आप सारे के सारे इन्वेस्ट कर देंगे एक ही दिन पे। अभी दूसरा ऑप्शन है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, बेसिकली एसआईपी, जिसमें आप एक ही दिन पे सारा का सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते लेकिन उसको ब्रेक करते हो मंथली, वीकली या तो फिर क्वार्टरली साइकिल्स में। जैसे कि आपके पास वो जो 12,000 रुपए है उसको आप ब्रेक कर देते हो 12 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब कि 1,000 इन्वेस्ट करते हो हर महीने में। उसमें होगा ये कि जब शेयर का प्राइस ज़्यादा होगा तब आपको कम नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे और जब शेयर का प्राइस कम होगा तो आपको नंबर ऑफ शेयर ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर 12 महीने का एवरेज करते हैं तो आप देखोगे कि आपको बहुत अच्छे प्राइस पे वो शेयर मिला है। लेकिन आप इसको जब कंपेयर करते हो लमसम के साथ तब इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि इसमें एक रिस्क जो रहता है कि अगर आज मार्केट का प्राइस ज्यादा है और उसी दिन मैंने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए तो उसके बाद मेरा जो रिटर्न है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। और दूसरी चीज कि एसआईपी या तो फिर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग मेथड में आप इसको ऑटोमेट भी कर सकते हो, जस्ट सेट इट एंड फॉरगेट इट। इसमें सारे के सारे इमोशंस भी रिमूव हो जाते हैं। अभी तक हमने इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ कवर कर लिया है, लेकिन एक और क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों को होता है वो होता है कि हाउ मच शुड आई बी मेकिंग, मतलब कि मैं कितना कमा रहा हूँ तब मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो, इसमें डिपेंड करता है कि जैसे आप टीनेजर हो या तो फिर आप जस्ट कॉलेज से नए नए निकले हो और आपकी पॉकेट में सिर्फ 100 या 1000 रुपीज है तो इन्वेस्टमेंट करना कोई ज़्यादा सेंस नहीं बनता है। इससे अच्छा होगा कि आप अपने स्किल्स पे टाइम और पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करो। इससे हो सकता है कि आप आगे जाके और अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर इनकम कमा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा सेंस बनता है। उसमें कितना
इन्वेस्ट करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको एक गाइडलाइन की तरह काम कर सकता है, जिसको बोलते हैं कि सेविंग्स रेट। मतलब कि आपका जो इनकम है उसका कितना परसेंट आप हर महीने इन्वेस्ट कर पा रहे हैं। वो हो सकता है कि 10%, 20% या 30% या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। जितना ज़्यादा है उतना और भी अच्छा है, लेकिन वो नंबर को ट्रैक करो और देखते रहो कि आप मिनिमम इतना परसेंटेज हर महीने सेव या इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं पर्सनली जब 4 लाख रुपए पर ईयर कमा रहा था, तब मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था जस्ट 1000 या 2000 रुपीज पर मंथ से। और उस टाइम पे भी मैं जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता था या तो फिर टैक्स रिफंड आया या तो फिर बोनस आया, वो भी सीधा इन्वेस्ट कर देता था। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा कुछ अगर इम्पोर्टेंट है तो वो खुद को समझना, खुद के गोल्स को समझना और आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसको समझना। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो क्या आप ज़्यादा रिस्क लेने के लिए अभी रेडी हो? क्या आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है? अगर आपको मार्केट जब ऊपर नीचे होता है और ठंड लग जाती है तो इसका मतलब कि आपका रिस्क एपेटाइट कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें नहीं डालना चाहिए पैसा। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका टाइम होराइजन समझना। अगर आप 1 साल में ही पैसा वापस चाहते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्की एवेन्यूज़ में नहीं डालना चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन है 5, 7 या फिर 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आप और ज़्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपका जो रिस्क है वो भी और कम होना चाहिए। अगर आप यंग हो तो आप और ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। ज़्यादा रिस्क मतलब कि ओवर द लॉन्ग टर्म आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपके पास अभी भी बहुत सारी साइकिल्स है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस भी करते हो तो वो लॉस रिकवर करने के लिए, जैसे कि आपकी एज जस्ट 25 ईयर्स है और आपने कोई स्मॉल कैप में पैसा डाला है, तो वो आपको 20 से 22% का रिटर्न भी दे सकता है नेक्स्ट 20 ईयर्स में। लेकिन अगर आपकी एज 40-50 के ऊपर है तो आपको स्मॉल कैप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम रखना चाहिए, उसकी जगह पे आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब एक क्विक समरी देखते हैं कि आज ये साल में अगर मैं इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहा हूँ तो सबसे पहले क्या करूंगा। सबसे पहले तो हमने सेक्शन 1 और 2 में देखा कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जो सेकंड स्टेप लूंगा वो है एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना। वो आप बहुत इजीली ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल वन जैसे इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। थर्ड स्टेप है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना। मैं प्रीफर करूंगा कोई ETF या तो फिर म्यूचुअल फंड या तो फिर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करूं जो थोड़ा कम रिस्क देते हैं लेकिन आपका रिटर्न भी अच्छा खासा होता है। फोर्थ पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोई एक इन्वेस्टर के लिए, वो है कीप लर्निंग न्यू थिंग्स। मतलब आप जितना भी ज़्यादा ये फाइनेंस के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखते रहोगे, उतना आपका डर कम होता रहेगा और आप अपने इमोशंस को बाहर रखोगे इन्वेस्टिंग से। अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक लाइव डेमो सेशन, जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक शेयर है या तो फिर म्यूचुअल फंड है वो बाई या फिर सेल कर सकते हैं। क्योंकि मैं यूज करता हूँ ज़ेरोधा, तो ज़ेरोधा के 2 प्लेटफॉर्म है, वन इज काइट, दूसरा है कॉइन। काइट यूज करते हैं कोई भी इंडिविजुअल शेयर्स को बाई या फिर सेल करने के लिए, और कॉइन है जो यूज करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड या तो फिर इंडेक्स फंड बाई या सेल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको एक रिलायंस का शेयर बाई करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे लिस्ट में रिलायंस का शेयर है, मैंने उसको सिलेक्ट किया। आई एम क्लिकिंग ऑन बाई बटन, तो यहाँ पे बाई किया एंड द क्वांटिटी इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे जाके अगर स्वाइप टू बाई करता हूँ तो सीधा, क्योंकि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है, तो वो सीधा बाई हो जाएगा जो भी मार्केट में प्राइस रहेगा। अभी मार्केट का प्राइस यहाँ पे आप ऊपर जो NSE और BSE का लिखा हुआ है वो आप देख सकते हो। करंट प्राइस इज 1528.10। अभी मैं कुछ भी बाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक वन टाइप ऑफ ऑर्डर विच इज़ लिमिट। अगर लेट्स से मुझे देखना है कि ये तभी मुझे बाई करना है ये शेयर जब उसका प्राइस आता है 1525, उसके अगर ऊपर का जो भी है वो प्राइस पे मुझे नहीं खरीदना है। तो अगर उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 5 क्वांटिटी,
तो मुझे यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि टोटल अमाउंट कितना इसमें लगेगा, प्लस जो भी आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस 8.91, और जो मेरे अकाउंट में बैलेंस है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर मैं स्वाइप टू बाई करता हूँ तो ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी यहाँ ऑर्डर्स टैब में आके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रिलायंस के 5 जो भी क्वांटिटी है उसका एक ऑर्डर ऑलरेडी ओपन है। अगर मुझे ये चेंज करना है तो यहाँ पे आके मैं मॉडिफाई करके इसको चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। अगर मैंने इसको बाई किया मार्केट रेट पे तो ये रिलायंस के 5 शेयर्स मैंने बाई कर लिए। अभी आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, रिलायंस जो 5 शेयर है वो बाई हो चुके हैं ऑलरेडी। अभी ये मुझे दिखेगा पोजीशन में कि आज का जो भी मुझे कौन से प्राइस में दिखा बाई हुआ है वो। लेट्स से अगर मुझे ये सेम जो शेयर है उसको सेल करना है तो यहाँ पे जाके मैं इसको एग्ज़िट के ऊपर क्लिक करके पांचों के पांचों शेयर्स को बेच भी सकता हूँ मार्केट प्राइस पे। सेम चीज़ इसमें भी आप लिमिट ऑर्डर कर सकते हो। आपको एक ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 1530 पे बेचना है तो आप वो भी कर सकते हो। आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि ये मुझे रिलायंस का शेयर जो 5 शेयर है वो सेल ऑलरेडी हो चुका है। ये आज के दिन में मैंने थोड़े ट्रांजेक्शन्स किए थे वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट, तो आज मैं ज़्यादा बहुत डीप में नहीं जाने वाला। ये बहुत बेसिक स्टेप्स है जिससे आप देख सकते हो कि कैसे आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो। और जब आपने एक बार बाई कर दिया तो दूसरे दिन में आपको होल्डिंग्स के अंदर ये यहाँ पे दिखेगा। ऊपर आपको इन्वेस्टेड अमाउंट जो भी आपका टोटल पोर्टफोलियो का है उसका करंट वैल्यू क्या है ये सब कुछ आपको दिखेगा। यहाँ पे आप जितने भी आपके सारे शेयर्स है वो यहाँ पे देख सकते हो। अभी आते हैं ETF पे। ETF इज़ काइंड ऑफ लाइक म्यूचुअल फंड ओनली। जैसे इंडेक्स फंड होते हैं ऐसे ही सिमिलर ETF होते हैं। अभी ETF में ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ निफ्टी 50। अगर मुझे सिंपल सा निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड खरीदना है और उसकी कंपैरिजन करता हूँ मैं ETF के साथ, तो हो सकता है कि इंडेक्स फंड का जो भी एक्सपेंस रेशियो है वो 0.20 तक हो सकता है, लेकिन जब मैं ETF खरीदता हूँ तो वो कम हो के 0.05 तक जा सकता है। तो बहुत कम रहते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। और जो भी नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स है उनके कभी कभी 1.5% तक जाते हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं प्रीफर करता हूँ ज़्यादातर ETF बाई करना। यहाँ पे जो भी आप स्क्रीन पे ETF देख रहे हो वो सारे ETF मुझे पसंद है, इसीलिए मैंने अपना एक लिस्ट बना के रखा है। यू कैन ऑल्सो रिफ़र टू दिस। ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट मेरे खुद के पर्सपेक्टिव्स है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि ये डेमो सेशन से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में मुझे बताओ और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।